कांग्रेस के वक्त द अपर मिडिल क्लास एंड द वेल्दी दे वर टैक्सिंग देम 90%, 97.5%। कि वेल्थ आप जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक बार हम दे देंगे आपको, हिंदुओं से आप छीन लोगे, लेकिन दूसरी बार आप क्रिएट कैसे करोगे वेल्थ? Which is a good question. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? वो स्पीच एग्जैक्टली क्या थी एंड व्हाई वाज दैट पर्टिकुलर टर्म यूज्ड इन दैट लाइन? क्योंकि शायद हो सकता है कि एक मिस्टेक भी हो वो, या कोई और Prime Minister does not make mistake. So no, I'm sure it was used intentionally, but it was very clearly used intentionally for people who are illegally entering the country. हम तो fifth largest economy है. It is about time कि हम हमारा uniform code लाए. कोई भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, दे आर नॉट रियली लॉयल टू एनी वन आइडियोलॉजी परमानेंटली, कि कभी कुछ अगर अच्छा बोला तो देन इट इज वेरी पॉसिबल दैट दे विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. इट इज पब्लिक नॉलेज नाउ, इट इज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर कंट्री एट दिस पॉइंट कि अगर बाई चांस भी कुछ तो मिस्टेक से भी अगर गांधी फैमिली आ गए तो ये जो हम अपवर्ड स्लोप पे है हमारा देश, सीधा क्रैश होगा वैली में. नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अनाउंस किया वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान. अब आखिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है क्या और इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आज के एपिसोड में हमने इसे डिस्कस किया है. हमने और कई सारी चीज़ें डिस्कस की है जिससे हमें पता चलता है कि कांग्रेस क्यों एक बहुत ही बुरा ऑप्शन है फॉर इंडिया. वेल, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, ये एक एक्सपर्ट का ओपिनियन है और इन एक्सपर्ट का नाम है मिस प्रियम मोदी गांधी. प्रियम जी एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट है और ये हमारा सेकंड एपिसोड है प्रियम जी के साथ. पिछले एपिसोड में जहां हमने भारतीय इतिहास को कांग्रेस की नज़रों से देखा था, कांग्रेस ने क्या ब्लंडर्स किए थे भारत के इतिहास में, उसे देखा था. वेराज टुडे इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई कई सारी कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम्स और हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय इलेक्शंस को. इस एपिसोड में हमने खास तौर से डिस्कशन किया है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन प्लान के बारे में, पीएम के घुसपैठिए रिमार्क के बारे में, यंग लीडर्स के बारे में और भारतीय वोटर्स के टर्नआउट के बारे में. अगर आपको भारतीय पॉलिटिक्स को जानना है तो प्रियम जी से ज़्यादा बेहतर इसे आपको कोई नहीं समझा सकता. सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड आई होप सो इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड इन 3, 2, 1. प्रियम मैम, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे. पिछले बार जहाँ पे हमने क्यों कांग्रेस भारत के लिए एक पर्टिकुलर परफेक्ट पार्टी नहीं है उसकी बात की थी. थोड़े हिस्ट्री को हमने जाना था कि कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ की है देश में. आज हम बहुत कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बिकॉज लोकसभा इलेक्शंस अभी शुरू है एंड बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट कम्स आउट बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई रहेंगी जो हमने शायद डिस्कस यहाँ पे की होगी या नहीं भी की होगी शायद. तो फर्स्टली मैम, वेलकम ऑन द शो एंड आज फिर से कांग्रेस के बारे में थोड़ी बातें करेंगे. धन्यवाद जयेश जी. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो पिछला पॉडकास्ट है बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों को पसंद आया है और कुछ लोगों को नापसंद भी आया है, लेकिन दैट इज़ अ हेल्दी डेमोक्रेसी. सो मैं बहुत ही खुश हूँ कि लोग सुनना चाहते हैं इस विषय के बारे में एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर शो अगेन. आई अप्रिशिएट इट. मैम, हेल्दी डेमोक्रेसी और हेल्दी डिक्टेटरशिप. ओके, अगर हेल्दी डिक्टेटरशिप होता तो मैं कुछ नाम लेती हूँ, वो शायद एग्जिस्ट ना करते. राजदीप सरदेसाई जी, न्यूज़ मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रोल, ज़ुबैर, उनके कुछ सोशल मीडिया, मिस रोहिणी सिंह, फिर जिसको हार्वर्ड में जॉब मिला लेकिन नहीं मिला, दैट जर्नलिस्ट, तो ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते. अगर डिक्टेटरशिप होता तो उनकी आवाज़ों को प्लेटफॉर्म्स ही नहीं मिलते. तो आप कैसे बता सकते हो कि ये डिक्टेटरशिप है? डिक्टेटरशिप क्या है? जब इमरजेंसी के वक्त आईएनबी मिनिस्ट्री को कंट्रोल किया और ये लॉ निकाला कि जिस भी इंफॉर्मेशन को आप बाहर लाओगे in any kind of public platform, it has to go through the PMO, which is Indira Ji's PMO. That is dictatorship. इस पॉइंट के ऊपर हम फिर से आएंगे टूवर्ड्स प्रॉब्ली द एंड ऑफ पॉडकास्ट. बट अभी क्योंकि 2 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकेंड फेज में हम हैं इलेक्शंस की. जी, व्हाट इज़ योर रीडिंग कि किस तरह से देश ने
आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वर्ड, बट किस तरह से देश का रिस्पॉन्स रहा है इस इलेक्शन में। एंड बहुत सारे न्यूज़ भी आ रही थी कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं रहा है, कहीं पे पीएम मोदी की उस स्पीच के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बवाल उठाया गया। तो आपकी रीडिंग क्या है अब तक की? ये तो है कि लोगों ने ऐसा मत बना लिया है ज़्यादा से ज़्यादा कि मोदी जी को और एक टर्म मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनका जो वो विकसित भारत का गोल है ना, हमारे पास अब तक 75 इयर्स में मोदी जी के अलावा एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जिन्होंने कन्विक्शन के साथ बताया है कि मैं भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाऊंगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी पार्टी अकाउंटेबल रहेगी, हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। राइट, ही इज़ विलिंग एंड द पार्टी इज़ विलिंग टू टेक रिपरकशंस अगर ये नहीं हुआ तो लोगों ने मत बनाया है कि ओके, अगर ये इतना फास्ट ट्रैक पे चल रहा है टुवर्ड्स विकसित भारत, तो हमें उस ग्रोथ को स्टॉप नहीं करना चाहिए, एक और टर्म देनी चाहिए। वैसे भी हम फ्रैजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए, नंबर 3 पे भी आ जाएंगे। तो आई थिंक in that larger scheme of things, I think most people have decided that they will give Prime Minister Narendra Modi a third term. राइट, बट देन आपके अकॉर्डिंग रीज़न क्या हो सकता है जो एक लो वोटर टर्नआउट है? Isn't it some sort of anger towards probably the current government? See, this is the third term, तो only very मतलब ये record breaking term होगा। Only Prime Minister Nehru has gotten a third recurring term, और वो भी लोअर मैंडेट के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट तो ऐसा अभी लग रहा है कि हायर मैंडेट से वो आएंगे। वोटर टर्नआउट कम लो इश क्यों है? क्योंकि हम एक हीट वेव, पूरी कंट्री जो है वो एक हीट वेव के थ्रू गुजर रही है। आप वोटर टर्नआउट के पैटर्न्स देखेंगे तो बिफोर द नून सन कम्स तभी बहुत हाई होता है, और 4 बजे के बाद हाई होता है। मतलब दैट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि लोग मौसम की वजह से और हीट के वजह से बाहर इतने नहीं आ रहे। येस, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। ये डेमोक्रेसी का पर्व है एंड एवरी इंडियन शुड एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक ड्यूटी एंड वोट। लेकिन और अगर आप नहीं वोट करते तो आपको किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ना तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आपका कुछ राइट ही नहीं बनता कि इफ़ यू आर वोटिंग एज यू हैव द राइट टू वोट, एंड इफ़ यू डोंट वोट देन देयर इज़ नो, यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज एनीथिंग और प्लेस एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियंस ऑन ईदर साइड। बट आई थिंक कि इस पे काम ज़्यादा होना चाहिए कि लोगों को जो भी तकलीफ़ें हैं उनको बूथ तक लाना। आई थिंक अगले इलेक्शन में अगर यही समय समर के मंथ्स में कर रहे हैं तो आई थिंक उस पर ज़्यादा ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए। बट डू यू थिंक कि बिकॉज अब वोटर टर्नआउट अगर लो है तो वो जो 400 प्लस वाली बात हो रही थी वो हो पाएगा? अब क्या है कि जो कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर्स है वो तो एन मास वोट करने आते ही है, गर्मी या सर्दी वो तो आ ही जाते। तो कांग्रेस पार्टी का एडवांटेज, मतलब कांग्रेस या फिर ऑपोजिशन का एडवांटेज ये है कि 100 मार्क्स के पेपर में ऑलरेडी उनको 20 मार्क्स मिल चुके हैं। तो करेक्ट, अगर लो वोटर टर्नआउट है तो वो डिसएडवांटेज बीजेपी है एंड एडवांटेज ऑपोजिशन है। तो इसलिए शायद ये परसेप्शन में आ रहा है कि वो 400 पार नहीं क्रॉस करेंगे। राइट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे लोग देखेंगे कि आगे आगे फेजेस में भी लो वोटर टर्नआउट लो है, तो आई थिंक लोग अपने आप इंस्पायर होके निकलेंगे वोट करने के लिए। दैट इज़ द होप। ओके, बट डोंट यू थिंक कि अगर 400 प्लस वाली जो बात थी अगर वो ट्रू नहीं होती, मतलब बीजेपी एंड द अलायंस, इंडिया अलायंस वो 400 प्लस नहीं ला पाते, कांग्रेस एंड जो इंडी अलायंस है वो ये नहीं बोलेंगे कि मतलब उनके लिए तो यही जीत होगी ना टेक्निकली कि 400 प्लस नहीं मिलते? मतलब कितने स्टैंडर्ड्स लो कर दिए उन्होंने, मतलब बिकॉज आई कैन इमेजिन द हेडलाइंस भी जो उनकी तरफ से आने वाली है। उनके जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं वो आपको नाम भी पता होंगे कुछ क्रिएटर्स जो बिल्कुल, क्या बिल्कुल वीडियोस बनाएंगे, तो ये बहुत वियर्ड नहीं हो जाएगा फिर? हाँ, मतलब उनका तो काम है तो कुछ तो काम मिलेगा उनको इलेक्शन के बाद करने को। लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ माय ओन पर्सनल ओपिनियन कि पिछली बार जितना नंबर आ जाए या उससे 1 या 2 ज़्यादा आ जाए, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर टू हैव।
और 400 पार आ जाए तो मतलब इट्स फिर से दिवाली मनाएंगे तीसरी बार ये साल में. राइट. एक्चुअल दिवाली, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एंड थर्ड दिवाली. सो बट हैव यू रेड द दोनों भी जो मैनिफेस्टोज आए थे, हाउ डू यू कंपेयर देम? सी क्वाइट ऑनेस्टली जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो ओके लेट्स स्टार्ट विद द बीजेपी मैनिफेस्टो फर्स्ट. उनका जो मैनिफेस्टो है वो तो प्राइम मिनिस्टर इतने सालों से अपने स्पीचेस में बोल ही रहे हैं. एंड द प्राइम मिनिस्टर्स गारंटीज आर लेजिट गारंटीज, मतलब वो करके दिखाते. उनका जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो कमिट किया है उन्होंने लास्ट टर्म में भी करके दिखाया है. इसलिए द क्वेश्चन लाइज के हाउ एल्स डू यू टेक द कंट्री टुवर्ड्स अ विकसित भारत, राइट? सो दैट वाज द इंटेलेक्चुअल चर्निंग दैट वाज गोइंग ऑन देयर. कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है, in my opinion, it really appeases the Muslim population of the country. Do you know what Abhijit Iyer Mitra termed the manifesto as? Muslim League something. So no? that was what वो जो डिबेट चल रही थी राहुल शिवशंकर जी के साथ में था. एंड राहुल शिवशंकर जी एंड एवरीवन वाज लाइक कि ये तो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो जैसा लग रहा है. अभिजीत सेड कि ये आईसिस मैनिफेस्टो है. Oh gosh. हाँ, मतलब हम एक तरफ बीजेपी है जो यूसीसी लाने की कोशिश कर रही है, और एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जो मैनिफेस्टो में भी बोलते हैं कि हम आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आपको जो पहनना है, जितनी शादी करनी है, जितने बच्चे करने हैं, सब अलाउड, सब माफ़, यू नो लाइक 7 खून माफ़ टाइप्स. एंड यू नो एंड जो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है वो फिर उसकी कमी राहुल जी भर देते अपनी स्पीच में बोल के कि मतलब हिंदुओं से पैसा चुरा के मुसलमानों को देंगे. तो यू नो, लेकिन द अदर प्रॉब्लम विद द कांग्रेस मैनिफेस्टो इज ऑल्सो क्रेडिबिलिटी. कि उन्होंने, उनकी सरकार कर्नाटका में भी तो है, उन्होंने 5 गारंटी दी थी कर्नाटका में, एक भी नहीं चली. तो कितना चलेगा उनका? दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट देयर सपोर्टर्स हैव टू थिंक अबाउट कि आपने लिख तो लिया लेकिन सिर्फ लिखा है. करेक्ट. उनके मैनिफेस्टो में देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर थिंग व्हिच वाज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी. जब मैंने वो पढ़ा आई वाज लाइक आपको लिखना भी नहीं चाहिए ये, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे एवरी अदर मंथ कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, 26/11 हैपेंड. यस, आप नेशनल सिक्योरिटी पे बात भी नहीं कर सकते. दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी. सी देयर आर सम इश्यूज, कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है बोलने पे. एक तो नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा टेररिज्म, तीसरा डेमोक्रेसी. एज अ पार्टी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई है, मतलब वो राइट खो चुके हैं डेमोक्रेसी पे कुछ बोलने के लिए. सो दीज आर सम फंडामेंटल इश्यूज जिस पे मतलब आज भी जो भारत के चैलेंजेस है ना इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वो सब कांग्रेस क्रिएटेड है. आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनके क्रिएटेड प्रॉब्लम्स को. तो मतलब मुझे लगता है कि वो सॉल्व तो कर नहीं पाए इतने साल, तो अब आएंगे तो ऐड ही करेंगे. नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज सॉल्व तो करने से रहे. व्हाट इज़ योर ओपिनियन जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है? अब उनके मैनिफेस्टो में तो ये क्लियरली कहीं नहीं लिखा है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ करेंगे, बट आई कैन कोट, एंड दिस इज़ अ इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था जिसमें आई फाउंड दिस. या सो दिस इज़ व्हाट मिस्टर राहुल गांधी सेड जब उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था. उनका एक जो प्रिंसिपल था वो ये था, जितनी आबादी उतना हक. एंड देन ही गोज ऑन टू से, फर्स्ट वी विल कंडक्ट अ कास्ट सेंसस to know the exact population and status of backward castes, SCs, STs, minorities and other castes. After that, the financial and institutional survey will begin. Subsequently, we will take up the historic assignment to distribute the wealth of India, jobs and other welfare schemes to these sections based on their population. Loaded. So, इसके लिए ना मुझे पता है कि हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझने के लिए कि कहाँ से आ रहा है, हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा. कि ये जो मानसिकता है कि आप एक जगह से पैसा लो और फिर बांटो पॉलिटिकल गेन के लिए, वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से है, पंडित नेहरू जी के समय से है. उस वक्त उनका ये ही वॉज बिसॉटेड, जो बिसॉटेड बोलते हैं ना, मतलब उनको इन्फैक्चुएशन था वो सोशलिज्म से. और तब उन्होंने 1950s के दौर में इनकम टैक्स कमीशन
बनाया। पहले तो ये रूल बनाया कि जिस बिजनेसमैन के पास और बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के पास जितनी वेल्थ है डिक्लेयर करो। कोई आया नहीं डिक्लेयर करने, फिर उन्होंने रेड्स कंडक्ट किए। हाँ, एंड द गोल ऑफ दिस वाज कि जितना निकलेगा वो बटेगा। ओके, सो जितना भी रेड्स में आपके पास में पैसा आ रहा है, ऑल ऑफ दैट सब रेड्स में भी नहीं, आप जितना खुद जाके भी डिक्लेयर करोगे कि मैंने इतने पैसे बनाए हैं, वो बढ़ जाएंगे। Okay. इसलिए तो कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा था कि हमने कमा के हार्डवर्क करके पैसे बनाए, बचा के आज आप मुसलमानों को भी देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अ मुस्लिम मदर ऑल्सो विल बी ओके टू डिस्ट्रीब्यूट हर पाई बचाया हुआ, 1-1 ग्राम गोल्ड बचाया हुआ, 100 रुपए की नोट बचाई हुई अपने बच्चों के लिए। शी विल ऑल्सो नॉट बी ओके टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इवन टू हर ओन कम्युनिटी। कोई भी नहीं, मतलब वाई दैट टाइप ऑफ सोशलिज्म डज नॉट वर्क। इवन देन चलो इससे और आगे जाते हैं कि ओके, अगर आपका प्लान है डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्या डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसकी एक दैट विल बी अ वन टाइम एक्सरसाइज। हाउ यू गोना सस्टेन इट? वेल्थ क्रिएट कौन करेगा आपके लिए? कैसे करोगे? हाँ, so this is not a sustainable option unless you have a very great plan of wealth creation that you're hiding from the country. ऐसा कोई बड़ा great plan है wealth creation का तो बता दे। एंड उसको रिकरिंग आप कर नहीं सकते। नहीं, it is a one time exercise. आपने फिर निकाल दिया। Correct, it is a one time exercise, right? So this is the definition of तुष्टीकरण की राजनीति। This is the definition of stupidity कि आप एक अपना मैनिफेस्टो 5 साल का मैनिफेस्टो एक वन टाइम एक्सरसाइज के ऊपर बेस कर रहे हो। बट आई थिंक सो आई हैव हियर कि उनके लिए किसी ने रिसर्च किया था। देयर वाज दिस वन इकोनॉमिस्ट, आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम, बट देयर वाज दिस इकोनॉमिस्ट जिन्होंने उनके लिए ये रिसर्च किया है। एंड ही फाउंड आउट कि इंडिया में इन द लास्ट डिकेड जो इनकम पैरिटी रहता है, इनकम इनइक्वालिटी रहता है, वो ग्रो होते जा रहा है। तो जो टॉप 1% है उनके पास में अराउंड कुछ 40% वो फिगर बताते हैं कि जो इंडिया का वेल्थ है वो टॉप 1% के पास है। तो isn't this a problem which should be addressed by the BJP government? एक तो पहले तो राहुल जी को जो इकोनॉमिस्ट एडवाइस करते हैं रघुराम राजन जैसे, वो बार बार गलत हो के वो बार बार गलत हो के मतलब यू नो, सो दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक दैट वी आर ऑन आवर वे टू बिकमिंग एन इकोनॉमिक जायंट। वक्त लगेगा जीडीपी को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होने में, वेल्थ क्रिएशन एट एवरी लेवल होने में। देखो, हर देश में ना, जब कोई बड़े देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं बायलैटरल टॉक्स के लिए, तब या तो उनके साथ उनके देश के 20-25 बिजनेसमैन जाते हैं या जस्ट आफ्टर जाते हैं टू टेक फॉरवर्ड द इन्वेस्टमेंट्स एंड कमिटमेंट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री हैज़ मेड। जो आपके बड़े बिजनेसमैन हैं हु आर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड टेकिंग द कंट्री टू हायर लेवल्स, ये दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रोइंग सुपर पावर। आप उनको ही मार डालोगे। आपको पता है कि कांग्रेस के वक्त, इंदिरा जी के वक्त, एक्चुअली नेहरू जी के एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कार्यकाल, द अपर मिडिल क्लास एंड द वेल्दी, they were taxing them 90%, 97.5%, over 90%, which means काम आप करो, पैसा हम लेके जाएंगे। आई थिंक सो राजीव गांधी ने वो अबॉलिश किया था, वो भी इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी का जो वेल्थ था वो अपने पास में कैसे लाएंगे। सो हाउ इज दैट फेयर? तो काम क्यों करेगा कोई आपके लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि दिस इज द थीम ऑफ क्लाउड एटलस श्रग्ड, जो आइन रैंड की एक बुक है, बहुत फेमस नॉवेल है, उसका ये थीम है। एंड शी डील्स विथ ये जो कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब जो चीज़ें होती है, इसी से वो बुक डील करती है। एंड शी हैज़ क्लियरली मेंशन्ड इन दैट कि अगर आप एक एलॉन मस्क जैसे इंसान को कह दो कि आपको जो भी आप वेल्थ कमा रहे हो उसके पीछे आपको या तो टैक्स देना पड़ेगा या तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपने उसका इंसेंटिव तो हटा दिया ना। जो भी वो इन्वेंट कर रहा है, एक माइंडसेट तो ये है ना कि पैसा बनाऊंगा इससे। अगर आपने वो इंसेंटिव हटा दिया तो फिर क्या होगा? वो बनेगा ही नहीं कुछ। और जो कांग्रेस परिवार का जो लॉजिक है
कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वेल्थ बनाएंगे और सब मैनेज करेंगे, वो तो हमें पता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तो क्रैश हो गए उनके समय में, और इतने क्रैश हुए कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड टू क्लेम एंड एक्सप्लेन कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है पैसा बनाना। तो आपने किया क्यों? तो क्रिएट कौन करेगा वेल्थ? कोई तो बता दो। दैट इज़ माई बिगेस्ट क्वेश्चन कि वेल्थ आप जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक बार हम दे देंगे आपको, हिंदुओं से आप छीन लोगे, लेकिन दूसरी बार आप क्रिएट कैसे करोगे वेल्थ? Which is a good question. It's the most logical question. Somebody has to answer this. And this is also a question ना कि अगर ये आपने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास में अब ठीक है कोई मिल भी जाता है आपको, या कोई प्लान है जहाँ से आपने कमा लिया, फिर आफ्टर सम पॉइंट वापस से आप कहोगे कि वेल्थ वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि तो वो तो कंट्री यूज एक हो ही सर्कल जाएगा, में घूमते रहेगी फिर। क्योंकि आप माइनॉरिटीज या कोई भी किसी को भी दे दोगे पैसे, थोड़ा बचाएंगे और बाकी का तो खर्च करेंगे, फिर से आपके पास आएंगे कि पैसे दो, एंड तो वो कहाँ से लाओगे? मतलब दिस इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, एंड ऐसी स्वॉर्ड जो खुद को ही मारने के लिए यूज होगी, बिकॉज फर्स्टली जो वेल्दी है आपने उनसे इंसेंटिव हटा दिया कि अब वो पैसा कमाना ही नहीं चाहेंगे, और सेकेंडली जो पुअर थे या बिलो पॉवर्टी लाइन है, अब आपने उन्हें ये कह दिया कि तुम्हारे पास में ये इंसेंटिव है पैसा ना कमाने के लिए। ओके, तो हमने इतनी बात की इस पे, तो अब हम रोल रिवर्स करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, तो ये आपको लॉजिकल लगता है ना कि कोई आपको कहीं से भी कोई दिशा नहीं दिख रही है कि ये वन टाइम एक्सरसाइज के बाद वेल्थ कहाँ से क्रिएट होगा? कैन यू कोई इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे सुना है ये, या आपको कुछ याद, मतलब कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग कि यहाँ से वेल्थ क्रिएट हो सकता है? यू कांट, राइट? सो देयर इज नो लॉजिक टू दिस, राइट? इसलिए राहुल जी बोल रहे हैं। बट यू नो इकोनॉमिक टाइम्स के उसी आर्टिकल में दिस वाज आल्सो रिटन कि जब यूएस सेम साइकिल से जा रहा था, तो वहाँ पे जो यहाँ पे इनकम में जो इतना इनइक्वालिटी है, डिफरेंस है, वहाँ पे 77 टाइम्स हायर था। सो दिस इज नॉट समथिंग जो अनयूजुअल है। ये होता है जब एक कंट्री राइज पे होती है, तो ये चीज़ होती है, बिकॉज द पाई इज बिकमिंग लार्जर। ऑफ कोर्स, और आज आप 5वें नंबर से थर्ड नंबर पे जाओगे एज एन इकोनॉमी। देखो, पैसा ना तो कोई रिलीजन फॉलो करता है, ना तो कोई पॉलिटिकल लीनिंग फॉलो करता है, पैसा सिर्फ ग्रोथ फॉलो करता है। सो इफ़ यू सी विच वे द मनी इज फ्लोइंग, इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि आगे क्या होने वाला है, यू नो। सो इफ़ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, दैट मीन्स कि पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है देश में। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे मीन्स कंपनीज आएगी, कंपनीज आएंगी मीन्स जॉब्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होगा, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए इंपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपका इंपोर्ट कम होते जाएगा। इंपोर्ट भी आपका बढ़ेगा, जो उनका क्रिटिसिज्म है कि आप इतना इंपोर्ट कर रहे हो। चाइना का भी इंपोर्ट है, इंपोर्ट तो कितना ज्यादा है चाइना का। मतलब दैट इज ग्लोबल ट्रेड, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, यू कैन नॉट कट योरसेल्फ ऑफ, यू नो। So that is the thing. So if we look at how the money is coming in, we are at a highest FDI at this point in time, you know, ever in the history of the country. So that is a very clear indication that this is the path of the money. Money does not follow politics. Money does not follow religion. Money follows only growth and profit. What do you have to say about जो राहुल गांधी जी के मेंटोर जिन्हें कहा जाता है सैम पित्रोदा, उनका भी एक वो इनहेरिटेंस टैक्स, ही वाज आर्ग्यूइंग कि ऐसा कुछ इंडिया में भी आना चाहिए। मुझे तो लगता है वो भी एक सीक्रेट बीजेपी सपोर्टर है, क्योंकि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ बोलने वो आ जाते हैं जो बीजेपी को हेल्प कर देता है। लेकिन दैट इनहेरिटेंस टैक्स इज ऑल्सो नॉट अ नेशनल टैक्स इन अमेरिका। कुछ स्टेट्स में है, वो भी बहुत ही कम परसेंटेज में है। तो आप ये आइवरी टावर पे लेके ज्ञान दोगे, और वो ज्ञान से आपके पप्पू जी मतलब उसको इतना जाइगेंटिक स्वरूप दे के हर रैली के स्पीच में अगर बोलेंगे, राइट। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इंडिया में लाइक एवरीथिंग इज टैक्सेबल, तो हम जीएसटी हर चीज पे टेक्निकली दे रहे हैं। एग्जैक्टली, देयर इज ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स, इट डज नॉट मेक सेंस। मतलब जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि कांग्रेस का प्लान ये है कि लूटो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लूटते रहो। देयर आर सो मेनी पीपल जो इस पूरे डिस्कशन को सुनेंगे एंड दे विल बी लाइक कि आप दोनों तो मोदी भक्त हो, बट देन आई वांट टू आस्क देम जेन्युइन क्वेश्चंस कि ठीक है अगर आपको बोलना है, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू से दैट, बट कोई आर्ग्यूमेंट तो दो ना। अरे उनको आप सामने से पूछो, यू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू पिन दैट कमेंट, वो पिन कमेंट में उनको पूछो
आप में दम है, आप राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनता देख सकते हैं। क्या आप में दम है? कितने लोग आपको हाँ बोलते हैं वो आप देखिए। Just take a count and you'll see how many people have the guts to elect Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of India. Because it is public knowledge now. Right. It is in the consciousness of our country at this point कि अगर by chance भी कुछ तो मिस्टेक से भी अगर गांधी फैमिली आ गए तो ये जो हम अपवर्ड स्लोप पे है हमारा देश, सीधा क्रैश होगा वैली में। राइट, सीधा, कोई लॉजिक ही नहीं है उनके एक भी डायरेक्टिव में। देखिए, सी आई एम ऑफ अ वेरी फर्म ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो। लेकिन ये कैसा ऑपोजिशन है जहाँ ना तो कोई लीडर है जो कोई विजन दे सकते हैं देश के लिए, और एज अ पार्टी अगर कोई विजन है भी सीक्रेट उनका तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और जो कर रहे हैं कम्युनिकेट वो ऐसा सब कर रहे हैं यार कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन को हम चुरा के वेल्थ दे देंगे, विच इज़ अ वन टाइम एक्सरसाइज। आगे का कोई ग्रोथ प्लान नहीं। तो सो व्हाट काइंड ऑफ ऑपोजिशन आर यू विद नो लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द कंट्री? एंड इनफैक्ट एज एन अपोजिशन, और अपोजिशन भी नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते दिस इज़ लाइक समथिंग जो आपका एक कर्तव्य आई वुड से कि खुद को प्रमोट करने के लिए तो एटलीस्ट कुछ तो ऐसा लाओ ना जिससे लोगों की, जिसमें पॉजिटिव तरीके से वो देख सके आपको। करेक्ट। एंड जब आप मैनिफेस्टो रिलीज करते हो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो आपका बेस्ट अपॉर्चुन मोमेंट है कि आपका जो विजन है देश के लिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, वो आप एकदम क्रिस्प तरीके से एकदम क्लियरली देश के सामने आप वेरी हम्बली रख पाओ कि देखिए आप हमको मौका दीजिए, हम देश ऐसे बदलेंगे, राइट, यू नो। लेकिन वो मौका स्किप कर गए। उनके जो नेम से एक पार्टी प्रेसिडेंट है खरगे जी, वो उनको प्राइम मिनिस्टर का टाइम चाहिए उनका मैनिफेस्टो प्राइम मिनिस्टर को समझाने के लिए। दिस इज सो अब्सर्ड, दिस इज द मोस्ट अब्सर्ड थिंग आई हैव read in the news lately. That the president of the opposition party is seeking time from the prime minister of the country to explain their manifesto. आप क्लियरली लिख भी नहीं पाए हो कि मतलब क्या है, राइट, समझाने की क्या जरूरत है? दिस इज बिजार, क्योंकि इवन इफ वी टॉक अबाउट कम्युनल वायलेंस बिल जो वो लाना चाहते थे, वो भी सेम इसी तरह से कुछ था। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें भी अब वो कहते हैं कि पहले कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस में हमें जब पता चलेगा डेटा तो इतने लोगों को इतनी जॉब्स वगैरह देंगे। एक तरह से आप इंडिया जो आगे बढ़ रहा है उसे पीछे खींच रहे हो वापस से, एंड दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड दैट। और उनके लिए ना पॉलिसीज एक तो नेमसेक होती है। See, there are two ways that you look at a policy. One is the actual law and the actual policy, and one you look at the implementation and the success of the implementation of that policy. अब उनके मैनिफेस्टो में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिछले टाइम के उन्होंने लिखा था कि हम फार्म लॉज लाएंगे और वो APMC मॉडल रिपील करेंगे। अगर उनको हम फेस वैल्यू पे ले तो उन्होंने तो इतना बड़ा धरना किया। एग्जैक्टली, हाँ, दे डिड नॉट अलाउ फार्म लॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो हाउ मच कैन वी ट्रस्ट देयर मैनिफेस्टो? अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन के पे आती हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, वेरी सक्सेसफुल। ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी। फिर 2009 में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा फंडिंग इंक्रीज करके, एक तो आरटी राइट टू एजुकेशन लॉ हो गया, HRD में भी काफ़ी सारा पैसा डाला एट्सेट्रा। टेक्निकली इफ़ यू आर ऑलमोस्ट डबलिंग बजटरी एलोकेशन इन अ सर्टेन सेक्टर, तो आपका एनरोलमेंट डबल तो होना चाहिए, राइट। ओके, डबल मत करो यार, उससे 10% कम कर दो, लेकिन बढ़ना तो चाहिए। कम हुआ, एनरोलमेंट कम हुआ उनके बिल्स लाने के बाद। ओके, तो उन्होंने वो इंक्रीज्ड बजटरी एलोकेशन बेसिकली इस्लामिक स्कॉलर्स और लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स को इतना फंड किया कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने HRD मिनिस्टर के नाम पे रास्ता बनाया। ओके, द फंड्स वर मिसयूज्ड दैट मच। तो एक तो आप लोगों को के आँख के सामने पट्टी बांध रहे हो कि हम ये लॉ लाएंगे, राइट,
उस पर आप वापस पट्टी बांध रहे हो कि देखो ये लॉ लाने के लिए हमने इतना बजटरी एलोकेशन इंक्रीज किया, और वो बजट के साथ आप करते क्या हो, आपका खुद का एजेंडा चला रहे हो. करेक्ट. दैट इज़ द डिफरेंस. और जो लाभार्थी, जो मोदी स्कीम्स के लाभार्थी है, उनको एग्जैक्टली वो स्कीम्स पहुंच रही है. आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जैन, जो भी हो, विदाउट कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेशन द स्कीम रीचेस यू. आप राशन की दुकान में चले जाओ, कोई पूछेगा नहीं कि आप मुसलमान हो कि हिंदू हो. राइट. इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू 5 kilo, you will get 5 kilo. If you're entitled to a cut in the gas cylinder rate, you will get it. जल, नल से जल, आप एक मुसलमान हो, आपके बाजू में क्रिश्चियन का घर है, उसके बाजू में हिंदुओं का घर है, पूरे रास्ते को वो नल से जल मिलेगा. करेक्ट. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट कांग्रेस इज प्रॉमिसिंग एंड व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग. बट देन ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया, ये कौन इनके लिए बनाता है एंड क्यों बनाता है? आई जेन्युइनली वांट टू नो. क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप देश के सामने खुद को टेक्निकली बेच रहे हो, यू आर अ प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग योरसेल्फ. तो खुद को ब्रांड तो अच्छे से करो. कौन बना रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्योंकि आई थिंक वी हैड दिस डिस्कशन ऑफ कैमरा कि जो इतने इंटेलिजेंट लोग ये एडवाइस दे रहे हैं उनको कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप देखो अपना देश यात्रा पे चले जाओ वर्सेस कैंपेनिंग, तो मतलब वो क्या ही कर लेंगे, सोचो. एंड दे आर क्लियरली सेइंग दिस इज, द यात्रा वाज नॉट अ पॉलिटिकल इवेंट, वी हैड नो पॉलिटिकल एजेंडा, इसलिए हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ विचारों पे बात करेंगे. तो इलेक्शन के पहले जो तुम्हारी मेजर सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी ऐसे बात करती है क्या? तो मतलब उनकी क्लियरली थिंक टैंक थिंक नहीं कर रही है, जो उनका बेसिक जॉब है. बट देन द अदर थिंग जो मुझे अपार्ट फ्रॉम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कांग्रेस के साइड से था, बट बीजेपी के एंड से आई वांटेड टू डिस्कस वन मोर थिंग विच इज़ न्यूज़ में अभी जो बहुत ज़्यादा बात जिसके बारे में हो रही है, विच वॉज पीएम मोदीज यूज़ ऑफ दैट वर्ड घुसपैठिए. ये क्या है एग्जैक्ट चीज़, क्यों वो वर्ड यूज़ किया गया, और इसे क्यों जिस तरह से न्यूज़ में पोर्ट्रे किया जा रहा है स्पेशली फ्रॉम द कांग्रेस विंग, वो क्यों किया जा रहा है? घुसपैठिए इज पीपल जो आपके देश में घुस गए हैं और घुस रहे हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई, सेम चीज़ अरविंद केजरीवाल ने भी कही है जब CAA इम्प्लीमेंट किया जा रहा था. तो ही हैड सेड दिस फॉर द हिंदू या सनातन धर्म वाले जो एक लार्जर अम्ब्रेला है, उसमें जितने रिलीजन्स आते हैं, उसके जो लोग इंडिया में आए थे उनके लिए उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था. यस, लेकिन घुसपैठिए का एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये है कि जो आपके क्षेत्र में घुस जाए. अगर हमारा क्षेत्र हम हमारा देश मानते हैं, भारत माता को मानते हैं, तो भारत माता में विदाउट एनी लेजिटिमेट सिटीजनशिप और डॉक्यूमेंटेशन जो लोग घुस जाते हैं, घुस गए हैं या घुस रहे हैं, उन्हें घुसपैठिए बोलते हैं. आप कोई भी सर्वे करा लो, उसमें से ओवर 90% ऑफ दोज पीपल आर मुस्लिम्स. क्योंकि मतलब अपनी बॉर्डर्स ऐसी है ना, वी आर इन दैट बिग बैड नेबरहुड जहाँ हम सराउंडेड है इस्लामिक नेशन से. पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश है, तो ऑब्वियसली वही रिलीजन से बॉर्डर पार करके लोग आएंगे. So I think that is what the Prime Minister, that is why there is a connection between the word घुसपैठिए and the Muslim religion. It is certainly not for the Muslims who are legitimate citizens of the country, who are availing benefits of all Modi government schemes. Right. लेकिन ये opposition के narrative में बैठता है कि प्राइम मिनिस्टर के कमेंट को आप जनरलाइज कर दो हर मुसलमान के लिए. हाँ, they did the same thing with CAA as well. Yeah. You know, but घुसपैठिए by itself means people who are coming in your country without any documents. जो कि हमें पता है एक्चुअली असम में कितना इसका इशू है. हाँ, तो डेमोग्राफी कितनी चेंज हुई है नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में. Right. आप केरला देख लो, केरला इज अ हब ऑफ स्लीपर सेल्स नाउ. यू नो, कभी भी देयर कैन बी वायलेंस इन दैट स्टेट. एनीवे इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स. इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ थी कि देयर वाज दिस वन स्टूडेंट केरला से जो आईसिस ज्वाइन करने जा रहा था एंड ही वाज कॉट. तो दिस हैपेंड लिटरली 2-3 डेज. एग्जैक्टली राइट. तो जिस स्टेट में ये दिख रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स सॉर्ट ऑफ ये इग्नोर कर रही है इस टाइप का इलीगल इमिग्रेशन. क्योंकि देखो,
ऑपोजिशन पार्टीज़ के लिए दिस इज़ अ वेरी कैप्टिव वोट बैंक इन द लॉन्ग टर्म. चेंजिंग द डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री, ये जो अभी जो मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी ऑपोजिशन 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स से शुरू कर रहे. आप जितना जितना इमिग्रेशन अलाउ करोगे वो 20 से फिर आपका 25 मार्क्स हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा. वो उनके लिए बेनिफिशियल है. लेकिन एज एन इंडियन allowing your demography structure to change is very dangerous for us as Indians. So जिन लोगों को नहीं पता कि वो स्पीच क्या थी, आइड लिंक में उसका दे दूंगा नीचे, बट जिन्हें नहीं पता फिर भी वो स्पीच एग्जैक्टली क्या थी एंड वाई वॉज दैट पर्टिकुलर टर्म यूज्ड इन दैट लाइन, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक मिस्टेक भी हो वो, या Prime कोई Minister और does not make mistakes. बट कोई और वर्ड यूज कर सकते थे शायद घुसपैठिए की जगह. Prime Minister does not make mistakes. So no, I'm sure it was used intentionally, but it was very clearly used intentionally for people who are illegally entering the country, and the major constitution of the घुसपैठिएस are Muslims. इसे बोलने में डर क्यों लगता है लोगों को? That is the truth. That is exactly what the Prime Minister meant. Right. I don't want to quote the full sentence because I don't have exactly the full sentence. If you have it, you please say. I don't have it in the transcript. Also, I don't want to make a mistake in quoting him. That's why I'm not saying the. Yeah. But then UK में अभी एक वो बिल पास हुआ है wherein they are sending back all the illegal immigrants. हाँ. See. वहाँ पे वो चीज़ आपको चल जाती है, बट इंडिया में हम जब एड्रेस करते हैं सिर्फ उस इशू को तो आपको मिर्च लग जाती है. अरे आप हर जगह जाते हो सेटल होने, यूएस जाते हो, यूके जाते हो, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, दुबई चले जाते हो, उस देश के आप कानून फॉलो करते हो ना. जो उनका यूसीसी है, यूनिफॉर्म कोड जो है, वो फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? तो फिर हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. इट इज़ अबाउट टाइम कि हम हमारा यूनिफॉर्म कोड लाए. यू नो, सब लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा जो यहाँ रह रहे हैं और जिनको रहना है यहाँ लीगली. राइट. यूसीसी के बारे में भी बात कर लेते. व्हाट इज़ एग्जैक्टली यूसीसी, जिन्हें नहीं पता, अगर आप उन्हें एक ईजी तरीके से समझाना चाहो. द ईजीएस्ट वे इज़ कि सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूसीसी. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो सिविल बिहेवियर होता है सोसाइटी का, जो बेसिक जो रूल्स होते हैं, पर्सनल लॉज, मतलब कितनी बार आप शादी कर सकते हो, डिवोर्स कैसे होगा, वेल्थ कैसे इनहेरिट होगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर आपको गवर्नमेंट से क्या क्या लाभ मिलेगा. तो ये जो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जो आपके पास रहने चाहिए एज ए सिटीजन, मतलब दीज आर बेसिक सिविल सोसाइटी इश्यूज जो यूनिफॉर्म हो जाएंगे सबके लिए, रिगार्डलेस ऑफ आप कौन से कास्ट से है, कौन से ट्राइब से है, कौन से रिलीजन से है. सभी को ये जो बेसिक्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर भारत में सिटीजन बन के रहना है. एंड दिस इज इन बीजेपी मैनिफेस्टो. दिस इज इन बीजेपी मैनिफेस्टो एंड इट इज अबाउट टाइम. अगर हमें सुपर पावर बनना है तो इट इज अबाउट टाइम दैट वी ब्रिंग इट इन. बट इसका अपोजिशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वंस अगेन जो ऑपोजिशन की चहीती वोट बैंक है, उनके जो पर्सनल लॉज है कि बहुत बार शादी कर सकते हैं, जो तलाक अब जो मोदी गवर्नमेंट ने उनकी महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया है वो ट्रिपल तलाक बैन करके, लेकिन जो चाहे पहन सकते हैं, जहाँ चाहे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई कंपलसरी एजुकेशन नहीं. गवर्नमेंट स्कूल्स में की जो मदरसा खोल के वहीं पे पढ़ा दो, यू नो, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाने के बजाय आप वही सब पढ़ाओ. फिर पोशाक भी फिर वो चूज़ करते हैं कि क्या, यू नो, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए भी कि अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे ऑन अ डेली बेसिस बाकी की जो 5-6 कम्युनिटी को एग्जिस्ट कर रही है देश में, उनको रोज़ मल्टीपल टाइम्स अ डे अगर तकलीफ़ पड़ रही है, तो कोई तो यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए ना, कि कोई भी कम्युनिटी दूसरी सारी कम्युनिटीज़ को इतना बॉदर ना करे. राइट. यू नो, जब यूसीसी की बात हो रही थी, देयर वाज दिस वन यूट्यूबर जो एक मुस्लिम लोकेलिटी में गया था एंड ही वाज आस्किंग ऑल द बियर्डेड मुस्लिम मेन कि यूसीसी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं. देयर वाज दिस ओल्ड मुस्लिम अंकल, ही, आई डोंट नो कि वो मजाक में बोल रहे थे या क्या, बट ही एक्चुअली सेड दिस ऑन कैमरा एंड आई वुड विश कि वो वीडियो मुझे वापस मिल जाए, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा. ही लिटरली सेड दिस कि हमें बताया गया है कि यूसीसी में हिंदूज जो है देश के,
वो किसी भी मुसलमान को उठा के किसी भी वक्त जेल में डाल सकते हैं. What? दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू देम. That's ridiculous. ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है. Exactly. मतलब क्योंकि क्रिमिनल के लिए जो लॉज है वो तो पहले से ही सबके लिए सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस भी नहीं है. एग्जैक्टली राइट. वो भारतीय लॉज है, हर कम्युनिटी के लिए वो लॉज है, जो क्रिमिनल लॉज है वो. तो ऐसे उनके माइंड में ये मिस इन्फॉर्मेशन भरा जाता है कि दिस इज व्हाट द पॉलिसी विल डू टू यू. राइट. बट लेट अस सेट वन थिंग क्लियर कि हम एक, लाइक आई सेड, मनी डज नॉट फॉलो रिलीजन. आपको इस देश को आगे लाना है इकोनॉमिकली, जीडीपी को आपको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको यूनिफॉर्मिटी लानी ही पड़ेगी. ट्रू. एंड अगर यूसीसी आ जाता है, उससे मेजॉरिटी अगर आप देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा. एंड उसमें Yeah. जो आपने एक बात कही कि पोशाक के लिए जो वो उनको वो दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा. टेक्निकली नो वन इज सेइंग कि आपको कंपलसरीली अब वो नहीं पहनना है. इट इज नाउ आपको एक वो बस चॉइस फ्रीडम मिल जाएगा कि आपको पहनना है आप पहनिए, नहीं पहनना है मत पहनिए. आप किसी के अंडर दबाव में नहीं है. नहीं, आई थिंक मतलब फ्रांस बोलता है ना कि आप हिजाब पहन के बीच पे नहीं आ सकते. वहाँ तो फिर कंपलसरी भी है. रहते हैं ना लोग वहाँ उस कम्युनिटी से, राइट? तो ऐसा, so these are basic set of laws. If you want to settle in that country, तो you have to follow its laws. राइट. That's it. उससे आप, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मार्जिनलाइज किया जाएगा या एनीथिंग. दिस इज सो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द कंट्री, राइट. नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट यू इन जेल or marginalize you. They want you to be on that same growth pattern करेक्ट. as the other population of the country. बट मैम आपको मैं और एक इसमें ऐड करती हूँ कि आप अपने बच्चों को लेजिटिमेट एजुकेशन मत नहीं देंगे. डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई सोशल साइंसेज, लेजिटिमेट डिग्रीज आप नहीं दिलाएंगे तो वो कैसे compete करेंगे जॉब्स के लिए? राइट. तो आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे, राइट? आपको भी तो आगे आना है ना एज अ कम्युनिटी. तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपकी कम्युनिटी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है तो आपको वो धक्का दे, कि आपके बच्चों को वो सब मौके मिल पाए और उनके बच्चों को और मौके मिल पाए. एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हाट यूसीसी विल डू. लास्ट टाइम हमने इसकी बात भी की थी कि मुस्लिम्स को स्पेशली अपने आप से पूछना चाहिए कि पिछले 70 सालों में क्यों आगे नहीं आ पाए, किसकी वजह से आगे नहीं आ पाए, किसकी पॉलिसीज थी. एग्जैक्टली. एंड दिस इज़ वेरी क्लियरली एविडेंट कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज रही है वो ये रही है कि मुस्लिम्स को कभी आप आगे आने ही मत दो, एंड स्टिल उन्हें आप डराते रहो कि अगर बीजेपी या हिंदू विंग से कोई आ गया तो आपको आगे नहीं आने देंगे. वही है. एंड वही जो तुष्टीकरण बोलते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ तुष्टीकरण. ओके. बट डू यू थिंक कि एट सम पॉइंट जो बीजेपी का एक वेव है, ये जो मोदी जी का भी एक फैंडम है इतना, स्पेशली इन द यूथ, ये डाई डाउन होगा? एंड आई आस्क दिस बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली ऑन द राइज इन इंडिया. अब उसमें आर्ग्यूमेंट्स ये भी हो सकते हैं कि बहुत सारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयबल भी है क्योंकि रेलिवेंट स्किल्स नहीं है. बट डू यू थिंक ये वेव डाई डाउन होगा? क्योंकि एक यूथ का सपोर्ट अगर निकल जाता है तो वो वेव में थोड़े इश्यूज तो आएंगे. आजकल की कोई आर्टिकल में पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आर वेरी हार्टनिंग. ये क्वार्टर में बहुत ही इम्प्रूव हुए हैं. तो एज आवर GDP इज ग्रोइंग, आई थिंक द एम्प्लॉयमेंट रेट इज पैरेलल, द ग्रोथ इज पैरेलल टू दैट. Of course, because of population explosion, employment will remain a challenge. क्योंकि एक तो population explosion, दूसरा हमारा जो age जो structure है कि we are the youngest population in the world, which is in that employable age group. तो those are real challenges in terms of सबके लिए employment ensure करना. Okay. For your question कि will the Modi wave die down? आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर जिस हिसाब से यूथ के साथ भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड. वो बहुत कम देखने को मिला है हमें. मैंने इसीलिए आपको यूथ सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो एक यूथ का ही प्रॉब्लम है. करेक्ट. उसीलिए आई आस्क्ड यू दिस. और जितना मुझे समझता है कि प्राइम मिनिस्टर सर ना बहुत ही फार साइटेड है. मतलब आई थिंक क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, उनकी दूरदृष्टि है उनकी.
वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे, उन ऐसे रिस्पॉन्सिबल हाथों में छोड़ के जाएंगे जिनके काम में प्राइम मिनिस्टर मोदी के काम की झलक दिखाई दे। ऐसे मल्टीपल इंडिविजुअल्स के साथ वो उनको ग्रूम करके जाएंगे। जब भी उनको मन करेगा कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा मैं शांत हो जाऊँ, तो मुझे लगता है कि हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने जब आए तब से सोचा होगा, तो और उन्हें वो जो सिखाते हैं कि किस तरीके से हर एज ग्रुप के साथ आप कनेक्ट करो, रेलिवेंट रह पाओ, सोशल मीडिया को उन्होंने कैसे अपनाया है एट दिस एज, राइट। So he understands technology, he understands youth issues, he understands all that so well. So I don't think that the Modi wave as such will die down, at least till the time he's active in politics. You know what is funny thing? मैं as a social media content creator, I need to be on all the platforms and I need to be very active. Yeah. मुझसे ज़्यादा एक्टिव मोदी जी रहते हैं हर जगह। हाँ। एंड व्हाट्सएप पे एक कुछ नया भी फीचर आया वेर इन यू कैन क्रिएट योर ओन चैनल एंड समथिंग। Yeah. तो आई वांटेड टू क्रिएट माय चैनल। जब मैं देख रहा था किस किसने बना लिया, फर्स्ट नेम वाज मोदी। And I think there was some record-breaking membership on Yeah. that WhatsApp channel in 24 hours. He Yeah, had some yeah. 2 million or something like Yeah. that. So he's very quick with adopting new technologies, which is obviously, a great connect with Gen Z and Right. the younger generations. बट देन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? लाइक I have a lot of friends who are appearing for UPSC or the other government affiliated exams and everything for the jobs. They have been complaining this to me, not for UPSC particularly, but जो दूसरे exams होते हैं वहाँ पे they have been complaining कि exams तो हो रहा है but because of many reasons results जल्दी नहीं आते। कोई एग्जाम हो गया बट उसके पीछे कोर्ट केसेस हो रहे तो एग्जाम के रिजल्ट्स वहीं अटके हुए हैं, बिकॉज ऑफ विच ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ग्रो होते जा रहा है। Of course. एंड इसे सॉल्व करने के लिए शायद कुछ किया नहीं जा रहा है। इज दैट ट्रू इन एनी मैनर कि मतलब इज द गवर्नमेंट एक्नॉलेजिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है इंडिया में? आई थिंक ये एग्ज़ाम का जो प्रॉब्लम है ना, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है वंस अगेन, कि ये जो हमने एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट बना के रखा है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। Okay. ये 60s के टाइम से ये प्रॉब्लम है हमारा। एंड आई थिंक दैट सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रल विजन एंड सेंट्रल मैनेजमेंट इज़ नीडेड, जहाँ पे ये सब आप डेट्स, रिजल्ट्स एट्सेट्रा को स्टैंडर्डाइज कर पाओ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राइट। बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टेट्स, वी आर सो डाइवर्स, सो आई थिंक दैट इज़ द सोल्यूशन। डू यू थिंक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया वो अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज किए थे, कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स, वो एंड फिर गेमर्स के साथ में अभी he has made that वीडियो उनसे मिले थे, ये भी एक तरह से एक तरीका है, आउटरीच है ना। आउटरीच से ज़्यादा इज दिस अ वे टू टेल द यूथ कि ये भी अब आपके लिए करियर ऑप्शन है? Of course, 100%. I think content creation is the next big boom in Yeah. terms of which industry is going to boom. I think content creation, और मैं आपको बताऊँ that in fact I think content creators have supported the fourth pillar of our democracy, which is media, a full 100%. क्योंकि क्या हुआ है ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, वो इतने फैमिली बैस्टियंस बन गए हैं कि बहुत ही ऑब्वियसली साइड्स लेते हैं और बहुत ही ऑब्वियसली साइड्स पलटते हैं ड्यू टू अपॉर्चुनिज्म एंड वेल्थ क्रिएशन। और जितने जल्दी साइड पलटते उतने फिर बायसेस भी उनके पलट जाते हैं। तो ये दोनों साइड का प्रॉब्लम है, राइट ऑफ सेंटर का भी प्रॉब्लम है और लेफ्ट ऑफ सेंटर का भी प्रॉब्लम है। और अगर कंटेंट क्रिएटर्स ना होते तो इमेजिन जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने मिलता लोगों को वो कितना अडल्ट्रेटेड होता। कंटेंट क्रिएटर्स के वजह से आपको हर डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दे हैव ट्रूली proven in the last at least 5 years, I can say, they have truly proven to be a legitimate support system to our fourth pillar of democracy. Okay. I want to also know, क्योंकि हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस मोदी वेव, बीजेपी वेव के बारे में बात कर रहे हैं, who are the leaders, young leaders, which you think कि मतलब आने वाले टाइम में they will be the face of India? There are several. In the BJP, right? From, like I'm asking Congress से भी, अगर आपके thoughts में कोई है तो.
आई मीन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स छोड़ के या तो इंडिपेंडेंट हो गए या पॉलिटिक्स से निकल गए हैं या बीजेपी ज्वाइन कर नाम लिया जो है वो अभी भी जो है वो सचिन पायलट है, लेकिन उनका जो बंधन था बाय वे ऑफ मैरिज कि जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। लेकिन मुझे अब पता चला कि उन्होंने अपने जो मोस्ट रीसेंट फॉर्म है वहाँ पे ही हैज़ फाइल्ड एज ही हैज सेड दैट हिज मैरिटल स्टेटस इज डिवोर्स्ड, सो मे बी ही डजंट हैव दोज रिलेशनशिप्स विद दैट फैमिली एनीमोर, द अब्दुल्ला फैमिली. Having said that, Sachin Pilot has tried many times to destabilize अशोक गहलोत's government. राइट. अभी जो स्ट्रक्चर है वो उनके लिए वर्क कर रहा है, उनका पेशेंस शायद ज़्यादा है बाकी के लीडर से, इसलिए वो अभी भी यहाँ पे है until maybe he finds a better opportunity. बीजेपी में से बोले तो no, I think another good young leader which is non-BJP is Mr. Chirag Paswan. Okay. I think he's the rising voice. So there are, I think another good young leader, again another rising voice, is Mr. Nara Lokesh. I don't know. Chandrababu Naidu's son. Acha, okay. Yes, you know. So there are some very good, I think Mr. Ghulam Nabi Azad also in his parties, he has a couple of very good Kashmiri young leaders. So there are lots of young leaders. लेकिन अगर आप बीजेपी की बात करें जहाँ पे बहुत ही strong leaders है, तो there is आप कंट्री ऐसे मैप ऑफ द कंट्री देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट यू हैव मिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, देन यू हैव मिस्टर योगी आदित्यनाथ, देन यू हैव मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, देन यू हैव थोड़ा साउथ चले जाओ मिस्टर अन्नामलाई, यू नो यू हैव एन अप एंड कमिंग लीडर इन मिस्टर तेजस्वी सूर्या इन कर्नाटका, which is the next gen. ये next gen का भी next gen, you know. Central level पे you obviously have the Prime Minister, you have Mr. Amit Shah. So I feel they have a very solid lineup of strong Madhvi Lata ji, up and rising star, you know. So this is the next gen, and if you look at it, it's a very solid next gen, you know, very hard to compete with this. Yeah. एक लीडर जो है जिनके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, ही इज अन्नामलाई, बिकॉज ही इज समवन जिनको मैं पॉडकास्ट पे लाना चाहता हूँ. ही इज द ड्रीम गेस्ट, बिकॉज वो जिस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, I am a fan of his. I am not even so am I love how he talks. I usually don't say this on the podcast कि मैं किसी leader का fan हूँ, because then it becomes political. But then his fan I am, because but it's okay. He's a police officer first, and then a politician. Exactly. He's a true Bharatiya, and who became a politician instead of other way around. Yes. So that's why I like him. And I don't think that he will compromise. He's not the kind of person, at least it doesn't come across as the kind of person who would compromise national interest for any political party. Yeah. You know, so I feel that you're right. So there's so much excitement about so many of these young leaders कि आप जो बोल रहे हैं कि what happens after Modi wave, ये देखो इससे आप कैसे compete करोगे ये पावर हाउस से. एंड इनफैक्ट अन्नामलाई तो हिमसेल्फ, वो उन्होंने आई थिंक सो स्मिता प्रकाश जी के पॉडकास्ट पे कहा भी था कि वो मोदी जी के बहुत बड़े फैन है खुद. एंड ही हैड दिस वेरी सिनेमैटिक लाइन थी उनकी कि मोदी जी को अगर कोई हाथ भी लगाता है तो ही विल हैव टू फेस मी फर्स्ट. बट आई एम नॉट इन द पार्टी. देखिए मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आई लर्न समथिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एवरी डे. आई ऑब्जर्व हिम वेरी कीनली. I hope to imbibe some of his qualities, and I work towards it very keenly. तो and I'm half his age, you know. फिर भी मैं सोचती हूँ कि उनसे मैं इंस्पायर हो जाऊँ. वो कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, गवर्नेंस कैसे चला रहे हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, यू नो, जिंदगी को बैलेंस कैसे रखते. तो एज एन आउटसाइडर मैं भी ये सोच के इस पे मैं रोज़ काम करती हूँ अपने पर्सनालिटी में. तो लोग जो उनकी पार्टी में है, जिनके पास उतना एक्सेस है उनका, तो वो तो कितना सीखेंगे वो सोचो. ट्रू. आपने वो बुक पढ़ी है भारत राइजिंग बाय उत्पल कुमार? नो, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट. सो उनके बुक के इंट्रो में ही हैज़ दिस ब्यूटीफुल पैराग्राफ वेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि मोदी जी क्यों मोदी जी है, एंड क्यों वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी ज़्यादा डिफरेंट है. एंड ही गोज ऑन टू मेंशन कि लूटियंस दिल्ली के आज तक जितने भी पीएम्स रहे हैं इंडिया के, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी, लूटियंस दिल्ली का किसी ना किसी वे में दे वर अ पार्ट. मोदी जी जब आए तो ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ लूटियंस दिल्ली. एंड उन्होंने क्लियरली एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं यहाँ एडजस्ट भी नहीं होता, ना वो लोग मेरे साथ एडजस्ट होते हैं.
तो मैं उनके साथ में रह नहीं पाऊंगा. आई वॉन्ट टू डू थिंग्स माई वे. एंड देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस हिज, मतलब जो उनका एक सर्कल है ऑफ पीपल हु सराउंड हिम, उन्होंने वो क्रिएट करना स्टार्ट किया. एंड उन्होंने धीरे धीरे जो ये एक वो कश्मीर फाइल्स वाली मूवी में भी एक जो लाइन थी कि सिस्टम तो हमारा है, उस सिस्टम को तोड़ना उन्होंने शुरू किया. एंड आई थिंक दिस इज वाई द पीपल हु आर इन पावर, एंड आई डोंट मीन जस्ट पॉलिटिशियंस, द जर्नलिस्ट, लॉयर्स एंड ये जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, ये इतना अपोज करते हैं उन्हें बिकॉज उनका जो एक पॉलिटिकल अफ्लिक्शन था या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में जो उनका सर्कल घूमता था, उसे उन्होंने तोड़ना शुरू किया. या एब्सोल्युटली, मतलब वो जब अब्रॉड जाते हैं प्लेन भर के जर्नलिस्ट को खिला पिला के नहीं लेके जाते, वो सब तो उनकी जो सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर की, वो तो उन्होंने मतलब ही ब्रॉट अ 360 चेंज इन ऑल ऑफ दैट, राइट, इन दैट वाइनिंग एंड डाइनिंग कल्चर, जो बिल्कुल सही है. लेकिन मैं जैसे आपको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रही थी कि जो ये फैमिली मीडिया स्ट्रक्चर्स है वो उस साइड से इस साइड आ गए, और जिस तरीके से उन्होंने वो कब्जा करके रखा है ये नए लूटियंस ने, you know, that is not very different from the Congress's Lutyens network. ऐसे ही सिमिलर नेटवर्क उन्होंने क्रिएट करके रखा है. You know, इसलिए people have lost faith on electronic media and people have lost faith on print media. Right. And they are relying on content creators even more and more on digital media. क्योंकि आपने क्या किया, आपको मौका मिला जब, तो आपने क्या किया, वो लूटियंस के स्ट्रक्चर को एक तो इतना जो सालों से बना रखा था उसे अबॉलिश किया, तो आपको एक मोर सोफिस्टिकेटेड, एक नया, एक इंक्लूसिव, अकोमोडेटिव स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया. उसी स्ट्रक्चर को आपने अपने साइड पे कॉपी कर लिया. क्या हुआ उससे? इट वाज सो शॉर्ट टर्म थिंकिंग. करेक्ट. इनफैक्ट जो बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग लोग होते हैं वो खुद मीडिया पे बिलीव नहीं करते. दे प्रेफर लाइक ध्रुव राठी. अब ठीक है, ध्रुव राठी के जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो अलग बात है, बट दे प्रेफर द सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल मीडिया. Yes, because they are so obviously loud. There is no sophistication in their communication anymore. Right. This brings me to a interesting point. दूरदर्शन का जो लोगो चेंज हुआ है, Oh God. it created a controversy सिर्फ एक कलर चेंज से. जी. What is your opinion? I feel the color is not a problem. मतलब ये तो उनका 80s में भी यही कलर था, उनको शायद ये कलर अच्छा लगता है, लेकिन I don't think the color is the problem. There are multiple problems with दूरदर्शन. Like मैं जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे दूँ, मुझे तो वो डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगा लोगों का, फ्रैंकली. अगर आपको BBC, अल जज़ीरा, इन नेटवर्क से compete करना है तो आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा. True. आपके पूरे डिज़ाइन लैंग्वेज में. True. जो आप नहीं हो रहे हो, आप मॉडर्नाइज करो डिज़ाइन लैंग्वेज, उसमें सैफरन यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपकी डिज़ाइन लैंग्वेज अभी भी विंटेज है. आपका स्क्रीन जब दिखता है लोगों को अभी भी विंटेज है. करेक्ट. मैं नहीं प्रेफर करूंगा दूरदर्शन देखना. और ऐसा नहीं कि केपेबल नहीं है. जब वो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे को कवर करते हैं, इट इज ब्रिलियंट. आई थिंक सो. ये 2 ही दिन होते हैं जिस दिन सब लोग दूरदर्शन देखते हैं, एंड इट इज ब्रिलियंट कवरेज. राइट. तो ऐसा नहीं है कि केपेबल नहीं है वो अच्छा काम करने के लिए. कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे डे टू डे बेसिस पे. उनके कुछ एंकर्स बहुत अच्छे हैं जो डिबेट शोज रन करते हैं. बट वाई आर यू नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? आज प्राइम मिनिस्टर जब अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो ये जो वायर न्यूज़ एजेंसीज है, प्राइवेट एजेंसीज, उनके थ्रू क्यों मीडिया को इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है? Right. दूरदर्शन क्यों नहीं अच्छा जॉब कर सकता है? ट्रू. अगर भारत को नैरेटिव सेट करना है एज द 5th लार्जेस्ट एंड देन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी विद सच अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हु हैज डन ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग्स इन जियो पॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स, तो वाई इज दूरदर्शन अनेबल टू सेट द नैरेटिव इंटरनेशनली? राइट. जब BBC वो कर सकता है तो ये why उनका not दूरदर्शन? बहुत बड़ा फेलियर है दूरदर्शन का. तो या तो फिर निकाल ही दो, और अगर रखना है दूरदर्शन को तो इट नीड्स अ फुल रिवैम्प, कंप्लीट. आई एब्सोल्युटली एग्री. क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, हमें लिटरली BBC, अल जज़ीरा, इन चैनल्स के बारे में पढ़ाया जाता था. वो केस स्टडीज थी हमारे लिए. Exactly. दूरदर्शन का नाम भी नहीं होता था. अरे क्योंकि उन्होंने इनोवेट ही नहीं किया है जब से इंसेप्शन हुआ है तब से. राइट. एंड भारत को तो अब बिकॉज वी आर राइजिंग, तो वी डेफिनेटली नीड अ मीडिया हाउस जो कि भारत की बात करे. और ऐसा नहीं है कि फंडिंग इश्यूज है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फंडिंग इश्यूज है. आई ऑलवेज थॉट कि फंडिंग इशू होगा. उनके पास मोर देन इनफ फंड. मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर उनको एक OTT सीरीज बनानी है तो उनके पास इजीली 20-30
crores का फंड आता है, ओके लेकिन मतलब वो जो कल्चर है किकबैक्स का, वो मुझे लगता है अभी भी बहुत ही वाइड स्प्रेड है वो ऑर्गेनाइजेशन में, Okay. कि हर लेवल पे हर सैंक्शन के लिए लोग ऐसे मैंने सुना है कि डिमांड्स रखते हैं अपनी. ओके. बट आई थिंक उनको रिवैम्प की तो ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपको BBC जैसा बनना है या अल जज़ीरा जैसा बनना है. लेकिन वो डिमांड्स रखते हैं सैंक्शन करने के लिए कोई शो. दैट मीन्स वो 30 करोड़ का बजट सबको देते इवेंचुअली 10 करोड़ हो 10-15 जाता है. करोड़. फिर आप 10 करोड़ में क्या बनाओगे अच्छा OTT सीरीज? ये उनको हर थ्रू आउट ऐसा हो रहा है. ओके. ये मैंने बहुत लोग जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और प्रपोजल्स लेके जाते हैं डिफरेंट शोज के लिए, उनसे ऐसे मैंने सुना है. ओके. दिस इज वियर्ड प्रॉब्लम जो कि है. I mean, it could be a rumor or Yeah. it could be true. You don't know. But some investigation is needed. ओके. यहाँ से मुझे जंप करना है दूसरे एक टॉपिक पे जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, विच वॉज अन्नामलाई, जो तमिलनाडु में डबल डिजिट्स का एक प्रॉमिस किया है. डू यू थिंक कि वो पॉसिबल है? I think double digit वोट्स है तो easily possible है. Easily possible है. वो भी इनके लिए बहुत बड़ा विन है. और दूसरा रीज़न विन इसलिए है क्योंकि उनका 2 बड़ा बेसिस पे उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है. बीजेपी और अन्नामलाई जी और प्राइम मिनिस्टर ने तमिलनाडु में, सनातन एंड करप्शन. ओके. These are the only 2 big issues on which they have fought this election. तो ये डबल डिजिट जो उनका वोट शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, दैट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि 26 में जब वो जाएंगे स्टेट पोल्स के लिए, तो दे हैव ऑलरेडी बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ओके. सो ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग. Yeah. ओके. ये जनरल क्वेश्चन हो सकता है पूरे इंडिया को लेके. आपने कहा कि सनातन के बेसिस पे उन्होंने वहाँ का इलेक्शन लड़ा है. एग्जैक्टली क्या होता है इसका मतलब सनातन के बेसिस पे, और क्या ये वोटर के माइंड में एक बहुत बड़ा इशू होता है? हाँ, मतलब एक मैं आपको तमिलनाडु के बारे में ही हम बात करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ना, इट्स नॉट लाइक वो नॉन बिलीवर्स है. मतलब आप एक DM के सपोर्टर फैमिली हो सकते हो. आपकी मम्मी सुबह मंदिर जाएगी, आपके पिताजी घर के मंदिर में पूजा करेंगे, आप सब रिलीजियस जो डेज है वो ऑब्जर्व करोगे, वो सारा आप करोगे. लेकिन वो जो नैरेटिव जो DMK ने वो हेट से भरा हुआ है कि ब्राह्मण ये है, ये वर्ग इतना है, ये वर्ग, जो क्लासिफिकेशन का जो नैरेटिव DMK ने तैयार किया हुआ है ना, उसके लिए ना वो लोगों के मन में एक हेट्रेड सी पैदा हो गई है कि हिंदू सोसाइटी बहुत क्लासिस्ट है, which is why then they become DMK supporters. Okay. So what Prime Minister Modi and Annamalai ji this time have tried to do is saying कि ये सब अंदर अंदर झगड़ा करना बंद करो, आपको सनातन बचाना है. आपके सामने वाले लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि आप डेंगू मलेरिया जैसे है आपको इरेडिकेट कर देंगे. तो आप ब्राह्मण हुए या कोई और हुए, आप ये अम्ब्रेला में है, दैट मीन्स यू हैव टू बी इरेडिकेटेड लाइक अ मस्कीटो. ओके. So that is what I mean when I say that they have fought this election on the basis of Sanatan. Religious कि they have identity. said कि अंदर अंदर छोड़ दो कि आप क्या वर्ग हो, आप क्या कास्ट हो, आप हिंदू धर्म के अम्ब्रेला के अंदर आते हो ना. वी तो एक्सेप्ट नास्तिक एंड नास्तिक ऑल्सो एज आवर्स, तो आते हो ना. तो फिर आपकी लड़ाई उनसे है जो बोल रहे हैं कि आपको हम वो फॉग के जैसे इरेडिकेट कर देंगे. तो जुड़ जाओ, अब जुड़ जाओ. एंड दीज आर द पीपल हु फॉलो रिलीजन वेरी दे आर वेरी गॉड फियरिंग पीपल इन देयर डेली लाइव्स. तो शायद दे आर एबल टू रेजोनेट विद दिस. ओके. एंड जो दूसरी चीज मैं पूछ रहा था, हैदराबाद, माधवी लता जी वर्सेस ओवैसी. दिस इज अ गुड फाइट टू वॉच. एरो वाला एक्शन. Yeah. So, good fight to watch, yes. Good but fight. Do you think she can win against Owaisi? Because of very strong base, वहाँ पे Owaisi का strong base है. Yeah. उसे तोड़ सकती है वो? I think it is a 3-way fight, isn't it? So I think a lot will depend on the numbers of the 3-way fight and how people come together en masse. But because Madhvi Lata ji has done a lot of work for Muslims in her constituency for many years. वो teacher थी शायद. सोशल वर्कर थी, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किए हैं. उन्हें वो गरीब मदरसाज में भी काफ़ी डोनेशंस किए हैं. तो ऐसा हो सकता है कि जो मुसलमान विमेन
है औरतें, वो शायद उनको वोट करे भी ओके इन लार्ज नंबर्स. एंड इफ शी विंस, हैदराबाद में क्या चेंजेस आ सकते हैं? I mean, she will obviously see what is her plan. कि इतने साल तक ये परिवार ने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कंट्रोल रखा है, और अभी भी जो खाली वो टेक सेंटर है उसके बाहर आप जाओ, रास्तों की हालत भी नहीं बदली है, वैसी की वैसी ही है, यू नो. सो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी कम्युनिटी इट नीड्स अ 360-degree overall development. Right. And of course it's that double engine logic कि अगर वो है तो वो रख सकती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज, पोलिटिसाइज नहीं होंगे वो इश्यूज, और वो डेवलपमेंट यू नो रियली विद गुड इंटेंट आएगा जिससे हर कम्युनिटी बेनिफिट होगी. ओके. एंड इफ वी गो नॉर्थ, लद्दाख में वी ऑल नो कि सोनम वांगचुक का वो जो 21 days फास्ट वाला चीज़ था क्लाइमेट के लिए, विल दैट अफेक्ट वहाँ के जो वोटर्स हैं उनके माइंडसेट को? विल दे वोट अगेंस्ट बीजेपी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन इशू? No, very doubtful, because BJP had a very strong candidate, now has replaced the candidate with another very strong candidate. ये रीज़न वही हो सकता है कि probably that नामग्याल नहीं, ये भी हो सकता है ना कि जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी इज द ओनली मेरिट बेस्ड पार्टी विच इज़ द नेशनल पार्टी इन इंडिया, तो सभी को मौका मिलना चाहिए. ओके. तो अगर वो इलाके में, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता है जो सालों से काम कर रहे हैं, तो किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, यू नो, टू कीप द party structure motivated. Right. Yeah. So the BJP, you know, very repeatedly changes their candidates. Maybe they will find another place for the outgoing MP also, I'm sure. You know, not for a Lok Sabha ticket, then for something else in the party or something. ऐसा नहीं है कि it will abandon that person. Also in terms of Mr. Wangchuk, didn't he just give an interview with Mr. Subramaniam Swamy? Yeah. तो हम तो सब जानते ही है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी सुबह उठ के लिखते हैं कि चाइना घुस गया, रात के सोने से पहले लिखते हैं चाइना घुस गया, दोपहर को मिड आफ्टरनून नैप लेके भी लिखते हैं चाइना घुस गया. तो ही इज़ अ नेशनल जोक, यू नो, जस्ट लाइक मिस्टर राहुल गांधी. सो आई मीन, if Sonam Wangchuk ji is associating himself closely with such whack jobs, then I mean that. And I've also been told that he also has a lot of like international motivation from certain groups who have funded a lot of his work, which are not Indian. तो शायद वो biases और leanings वहाँ से भी आ सकती है जहाँ से उनको fellowships मिली है. तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि मिस्टर वांगचुक का जो स्टैंड है वो लेजिटिमेट है फुल्ली, या मोटिवेटेड है, या पार्टली लेजिटिमेट पार्टली मोटिवेटेड है. ये पूरा ना द क्लैरिटी इज़ मिसिंग. कंप्लीट क्लैरिटी इज़ नॉट देयर, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट देयर इन हिज इंटेंशंस, जो आई थिंक लोगों को दिख रहा है, विच इज़ वाई उन्होंने फास्ट भी फटाफट ख़त्म कर दिया. इट्स नॉट लाइक ही वेंट ऑन फॉर इट फॉर वेरी लॉन्ग. सो मुझे लगता है कि इट विल नॉट इम्पैक्ट पोलिंग, इट विल नॉट गो अगेंस्ट द बीजेपी एक्चुअली. बट डोंट यू थिंक कि मतलब जब सोनम वांगचुक जैसा इंसान अगर मोदी जी की तारीफ करता है, विच इन द पास्ट ही हैज़, तो उस टाइम पे पीपल सपोर्ट हिम. बट जब वो मोदी जी के अगेंस्ट जाता है या बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है, तो पीपल स्टार्ट सेइंग दीज थिंग्स, जो आपने भी मेंशन किया कि उनके पास में वो इंटरनेशनल फंडिंग आती है. तो डोंट यू थिंक कि ये बहुत एक पोलराइज्ड उस चीज़ से हम देख सकते हैं? देखिए, कोई भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के या एकेडमिक्स से या राइटर्स में से या जो भी आर्टिस्ट्स, व्हेन दे से समथिंग नाइस यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. You know, it's always like that. Yeah. कि they are not really loyal to any one ideology permanently. कि कभी कुछ अगर अच्छा बोला तो then it is very possible that they'll have a change of heart. तो अगर कुछ अच्छा बोला है उन्होंने, तो you say कि okay, thank you and you move on, you know. Right. And if they've not said something nice, तो मिस्टर वांगचुक ने तो बहुत ही obvious कर दिया है ना, by associating with elements like The one thing जो उनके उस पूरे 21 day fast में I absolutely मतलब I don't even have the right words, क्योंकि वो पॉडकास्ट पे वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट देन हिज डिसीजन टू गो टू द चाइना बॉर्डर
कि वहाँ जाके मैं मोर्चा वो करूँगा, मेक्स नो सेंस। आप नेशनल सिक्योरिटी देश की थ्रेटन कर रहे हो आपके एक मोर्चे के लिए, जो कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड क्लाइमेट के लिए आप कर रहे हो, गुड थिंग, वेल इनफ, बट आप चाइना बॉर्डर पे जा रहे हो। और मतलब और Modi government has done so much for climate. See, exactly. Once again, I'm bringing Sanatan into this because Sanatan has taught us to live in, in complete tandem with the environment. अगर हम full Sanatan principles follow करें तो environment हमसे benefit करेगी और हम environment से benefit करेंगे, हम mutually coexist करेंगे. ये principle है सनातन का. But लद्दाख में I think so he is demanding for statehood, right? Yeah. Statehood क्यों नहीं दे सकते लद्दाख को? Is there any मतलब I think it will happen. Okay. I mean, it's just when it has to happen, it will happen. Okay. It cannot happen because somebody is holding the government hostage. Okay. And because हम पॉपुलर लोगों की बात कर रहे हैं, कंगना रनौत जी, उन्हें टिकट दिया गया ना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होंगे. एज समवन जो कि पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से देखता है, इंडियन पॉलिटिक्स को, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ये तो सच है कि कंगना जी हैड सफर्ड अ लॉट बाय द हैंड्स ऑफ उद्धव जी एंड दैट महाविकास आघाड़ी जो उनका शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस गवर्नमेंट जो था यहाँ, तो उन्होंने इट इज़ ट्रू, देयर इज़ अ ट्रुथ टू इट कि शी हैज़ सफर्ड एट देयर हैंड्स. देयर इज़ ऑल्सो ट्रुथ टू द फैक्ट दैट शी हैज़ वोकली एक्सप्रेस्ड हर सपोर्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मोदी गवर्नमेंट for many years now. She has demonstrated that type of loyalty. The third thing, politically speaking, is that every party needs some sort of like a star face, a popular face, anybody who can attract positive and negative media attention. Regardless. I'll ask you the same question. Is she a star? कुछ movies चलती है उनकी, कुछ मूवीज़ चलती है, कुछ मूवीज़ बहुत चली है पास्ट में, रिसेंट मूवीज़ नहीं चली है, शायद अगली चल जाए. देयर इज़ नो वे. बट डू यू थिंक कि पॉलिटिक्स में आने का उनका डिसीजन इज बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनकी फिल्म्स नहीं चल रही, तो प्रॉब्ली अ करियर शिफ्ट? व्हाई कांट बोथ कोएग्जिस्ट एट वन टाइम? आई एम नॉट सेइंग दैट, बट सो आई फील दैट द पॉलिटिकल बग हैज बिटन हर. ओके. It is true that, and from her point of view, it is like the political bug has bitten her for a long time. So this was long time coming for her, from her point of view. But I think from the party's point of view, it could be that she brings media attention wherever she goes. And for any political party during election time, media attention is good. It gets people to talk about issues, it gets people out to vote, like, she that person, attracts media, yeah. So, she's there on TV, because of that the party's symbol is there on TV, whether it is positive or negative, at least you're getting that kind of visibility. Right. But क्या वो जीत सकती है? उनके सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. देखिए, वो न्यूबी है इलेक्शन मैनेजमेंट में, तो उन पे तो सब नहीं डाल सकते. शायद उनका स्टार पावर सिर्फ उनका स्टार पावर ना जिता सके, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री मुंबई में है, मंडी में नहीं. एग्जैक्टली. तो उनकी जो इकोसिस्टम है, कमर्शियल और बिजनेस इकोसिस्टम, वो यहाँ है मुंबई में, नॉट इन मंडी. तो अगर उनको जीतना है तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको जिताने के लिए. ओके. तो पब्लिसिटी जो होती है, यू वुड, मतलब क्या आप अग्री करती है कि एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, ही इज़ अ गुड पब्लिसिटी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शंस स्पेशली, अगर वो कैंपेन करते तो? ऑफ कोर्स. बट देन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, ही हैज नॉट बीन यूज्ड एज अ स्टार कैंपेनर. वो एलाय है ना. पर व्हाई विल बीजेपी यूज हिम एज अ स्टार कैंपेनर? बट अपने अलायंस के लिए तो दे कैन यूज, राइट? मतलब वो जाते हैं ना, दे डू अ लॉट ऑफ जॉइंट रैलीज टुगेदर, ऐसा नहीं कि नहीं करते. लेकिन मुझे ऐसे लगता है द रीजन व्हाई द बीजेपी इज नॉट पुटिंग हिम ऑन द लिस्ट एज स्टार कैंपेनर, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को अपनी पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर बनना है, बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा. और अजीत पवार जी को भी अपनी पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर बनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की पार्टीज एसेंशियली नई बट लाइक दोनों की लीडरशिप उनकी पार्टी पे नए हैं. करेक्ट. ओके. या सो
they have to establish that type of leadership in their own parties. Their party needs them more than BJP needs them. Okay. I think that is why they are not star campaigners. और बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर देवेंद्र जी तो है ही. मतलब यहाँ पे तो कितना फेमस वो नारा है, भारत में नरेंद्र, यू नो, स्टेट में महाराष्ट्र में देवेंद्र. इट इज सच अ पॉपुलर सेइंग. एंड रैंडमली आप कोई महाराष्ट्रन यूथ से भी आप पूछोगे, और मैं तो करती ही रहती हूँ. मतलब इफ़ आई गो टू माई नेल सैलून, आई आस्क माई नेल टेक्नीशियंस. इफ़ आई एम ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक, इन टैक्सी और समथिंग, इन एन उबर, आई आस्क द उबर ड्राइवर. अगर कोई बच्चे हैं मतलब वोटिंग एज के, उनको मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि आउट ऑफ द लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस दैट आर देयर in Maharashtra, would you vote for X, would you vote for Y, who do you like, forget vote, who do you like. और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो यंग जनरेशन है ना, बिलो द एज ऑफ 35, इवन 40 यू कैन टेक इट, दे आर हार्डकोर देवेंद्र जी फैंस. हम ऑफ द कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि उनके आर्टिकुलेशन जो है, ही इज अ गुड ओरेटर एंड ही इज लाइक, हिज पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंटल. You know, हाँ, सनातन पे वो करते हैं बात. You know, of course, he's grown up in the Sangh environment, you know. So obviously Sanatan will come and you know, politicization of issues and all, but that is barely like 15-20 minutes of, you know, what he speaks, 15-20% of what he speaks. 80%, if you talk to him about development, he can go into such tiny details of infrastructure projects that you will not be able to understand these technicalities. ये आप कह रहे हो because you have had personal conversations with him. And I listen to his interviews and I listen to the details that he gives about, say, metro projects and, you know, any type of infrastructure projects and on materials used and on paths to take and why this and not that. And he's so sound in technicalities because this is where his passion lies. These are his passion projects. Development is his passion. Right. So I think the youth connects with that. कि ये इंसान कुछ भी करके development जो हमें दिख रहा है मुंबई में. Yeah, there are a lot of ongoing jokes about the roads in Mumbai and the traffic situation in Mumbai. But 5 years down the line, वो मुंबई बहुत different हो गया आज की मुंबई से. Exactly. And if you see a different Mumbai, only Devendra Fadnavis is to be given credit for. बट जो ये बहुत सारी अभी बीच में भी बातें हो रही थी एंड कांग्रेस ने भी ये पॉइंट उठाया था कि जो नई कंपनीज आ रही है, जो पहले महाराष्ट्र या मुंबई एक हब होता था, अब वो धीरे धीरे नहीं है. वो बैंगलोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है, गुजरात, सूरत. अरे हमारा देश बढ़ रहा है. आप सब चीज़ें एक साथ एक जगह कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो? जैसे आप बट इसमें पॉलिटिकल मिस्टेक्स भी कुछ होंगे ना, लेकिन बैंगलोर इज नॉट अ न्यू हब. करेक्ट. बैंगलोर इज एन ओल्ड हब. करेक्ट. हैदराबाद इज ऑल्सो कांग्रेस के वक्त का हब. हाँ, गिफ्ट सिटी जो नया कोशिश की है अहमदाबाद को हब बनाने की, वो भी आप देखोगे तो द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट आर गोइंग देयर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क दैट हैपेंस इन महाराष्ट्र, जहाँ बड़े कैंपसेस की ज़रूरत है, यहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट है, यू नो, और एनीवेयर एल्स. बैंगलोर में भी वही प्रॉब्लम है, वहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो वो जाएगी वहाँ गिफ्ट सिटी, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि you can get more space, you know, your cost of buying an apartment or renting an apartment is lower over there and all that. And to support the speed of growth for your country, सिर्फ एक अहमदाबाद नहीं, आपको 3-4 ऐसे बनाने पड़ेंगे. लखनऊ, you know, तिरुवनंतपुरम, you know, you'll need like 3-4 such, Coimbatore and Port City. Yeah, like Chennai also, you'll have to really like fast track it and all of that. Yeah. So I mean, it's natural. I think that you have to keep up with the growth of the country and you need more cities that are ready to accommodate that type of growth. I think so. Fadnavis ji के एक इंटरव्यू में he was saying this कि the government here in Maharashtra, they are preparing मुंबई के आसपास ही कोई एक नई जगह है जिसको न्यू बॉम्बे कहा जाएगा एंड इट विल बी द हब. पूरे देश में जितना भी डिजिटल काम होता है या AI रिलेटेड काम होता है वो पूरा वहाँ से होगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था. आई थिंक देयर इज अ प्लान बिकॉज वंस अगेन ही इज अ मास्टर ऑफ लाइक AI एंड टेक एंड आई थिंक ही ऑल्सो लर्न्स अ लॉट from the Prime Minister of like adopting new technology as quickly as possible, learning about new technology as quickly as possible. So I think he has already made great leaps in that. I think मैंने कहीं पे तो देखा था कि they've already had that conversation with Google also. तो मुझे लगता है कि he is far ahead in this
प्लानिंग, सिर्फ Do you प्लानिंग think- नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया ये. डू यू थिंक शरद पवार जी AI के बारे में सोचते होंगे? बिकॉज उनकी डॉटर ने एक पॉडकास्ट पे कहा था कि ही वॉज द फर्स्ट इन इंडिया जिसने AI के बारे में रिसर्च किया था. उनकी आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो. द आंसर इज़ नो. कि सोचते होंगे, फिर सोचते होंगे कि अब क्या आगे सोचूं. तो दैट्स प्रीटी मच इट. बट आई थिंक with all due respect, because women should support each other, especially in this era where but Supriya ji has made a lot of irresponsible statements on many podcasts about late nights, about partying, about having fights with her father because she comes home very late, not able to rub her makeup off properly in the night. She has made lot of irresponsible statements on many podcasts. So I think it is best that we don't speak on her credentials. ओके, एक लास्ट चीज़ इस पॉडकास्ट के लिए मैम, दिस वुड बी अ ट्विन क्वेश्चन. फर्स्टली, कांग्रेस अपने आप को जिस परिस्थिति में अभी पा रही है, क्या ये उससे निकल सकते हैं? जितना ये लेफ्ट लीनिंग हो चुके हैं, क्या ये वहाँ से बाहर आ सकते हैं? एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि इसमें कोई डाउट नहीं है शायद किसी को कि बीजेपी विल कम टू पावर 400 प्लस और नॉट, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट पावर में तो उनको थर्ड टर्म मिलेगा एंड क्वाइट ईजिली दैट इज़ अचीवेबल. आने के बाद में वो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि उनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग विशेस थे ना बीजेपी के, राम मंदिर बनना चाहिए, बना लिया वो उन्होंने बना लिया. फिर उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग विश थी कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होना चाहिए, वो भी उन्होंने कर दिया. यूसीसी ऑल्सो वी इट लुक्स लाइक वी आर ऑन द पाथ ऑफ इट, यू नो, स्टेट बाय स्टेट तो कर देंगे इम्प्लीमेंट. तो मुझे इससे लगता है कि जो उनके लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं ना देश के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे. उसमें आई थिंक वन ऑफ द गोल्स इज ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट. कि how do you stop further deterioration Right. of your resources, of your natural resources? How do you bring back that way of life, right? I think obviously economic growth तो उनके agenda पे है ही, विकसित भारत का, that is their biggest agenda, develop country by 2047. So that, तो ये 400 पार हो गया ना, तो whatever it takes to get भारत to विकसित भारत stage in the next 25 years, they will do it full steam ahead अगर 400 पार हो गया तो. बिकॉज इट गेट्स ईजियर अगर आपके पास में 400 प्लस है तो. 100%. और वो उन्होंने एक प्लान दे दिया है कि ऐसे आप वहाँ पहुँचोगे, और फिर उनके नंबर्स आ गए तो देन दे विल ओनली थिंक अबाउट द कंट्री एंड दे विल नॉट थिंक ऑफ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस. एंड कांग्रेस, क्या वो अपने आप को बचा सकते जहाँ पे वो जा रहे हैं? हाँ, एक तरीका है दैट the full Gandhi family should move out of the country. Not even the party, out of the country. Out of the country. They should take a break, do whatever they want to do in other parts of the world. But if they move out of the country and leave the party, तो Congress can save itself. आपको लगता है कि अगर कांग्रेस का ये जो टेक ओवर था गांधी फैमिली का, ये नहीं हुआ होता तो बीजेपी आज जितनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल बन पाती? ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी बनती ही नहीं. ट्रू. बहुत पॉसिबिलिटीज है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शायद वो स्टेप ही नहीं लेते. क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही बीजेपी की आइडियोलॉजी होती. ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि दो वर्जन्स थे ना. एक तो एओ ह्यूम वाला कांग्रेस है, जो ब्रिटिश वाला कांग्रेस है, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, और एक तो ये रेवोल्यूशनरीज वाला कांग्रेस है, लाल बाल पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, वीर सावरकर जी, एक वो वाला कांग्रेस है. तो अगर एओ ह्यूम और नेहरूवियन कांग्रेस ना होता तो फिर ये वाला होता. तो फिर ज़रूरत ही पड़ती क्या बीजेपी की? ट्रू. समथिंग टू थिंक अबाउट, फूड फॉर थॉट. थैंक यू सो मच मैम ये पॉडकास्ट करने के लिए. बाय द वे, जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो आउट एंड वोट. आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेशन. कंप्लीट करो उसे. ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. यू गेट 1 फुल डे कि आप जाके वोट कर सकते हो. आप कांग्रेस को करो, बीजेपी को करो, किसी और पार्टी को करो, बट गो आउट एंड वोट. सो या, थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच. आई रियली एंजॉयड इट. Same here, ma'am. थैंक यू सो मच. थैंक यू.